Hello, hello friends. Today it will be discussed about the prolapse intervertebral disc. What is the basic concept of the prolapse intervertebral disc and what is the exact physiotherapy management of the prolapse intervertebral disc? Now start करते हैं. Prolapse intervertebral disc, there is the known as the technical term is called the slip disc. And the disc is the between the prolapse intervertebral disc or the disc in the spinal cord is placed the between of the two vertebrae. दो vertebrae के बीच में एक डिस्क प्रेजेंट होती है जो एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है. प्रत्येक डिस्क जो होती है आर मेड अप ऑफ द लाइक आउटर कवरिंग जो होती है उसकी वो एनुलस फाइब्रोसिस की होती है. लाइक दैट इज द डायग्राम. डिस्क जो होती है इज कवर्ड फॉर द आउटर कवरिंग जो होती है वो एनुलस फाइब्रोसिस की होती है और इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस पल्पोसिस प्रेजेंट होता है. तो देयर इज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोलैप्स इंटरवर्टिबल डिस्क एंड देयर इज द स्पाइनल वर्टिब्रा. नाउ व्हेन द फाइब्रस आउटर पार्ट ऑफ द डिस्क इज ब्रेक, अगर फाइब्रस जो होता है या एनुलस फाइब्रस जो होता है आउटर पार्ट में अगर ब्रेक होता है तो इट अलाउ टू द जेली लाइक कोर मटेरियल जो इनसाइड हमारा न्यूक्लियस पल्पोसिस होता है वो अपनी जो लोकेशंस होती है उससे अपनी लोकेशन से आउट होता है. जो उसकी फिक्स लोकेशंस होती हैं एनुलस फाइब्रोसिस की इनसाइड वाली वो अपनी लोकेशन से डिस्प्लेस होता है. तो क्या होता है, डिस्क कैन डैमेज एंड पुट द प्रेशर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. जब वो अपनी एनुलस फाइब्रोसिस जब ब्रेक होता है तो जो प्रेशर कॉज करता है प्रेशर कॉज करेगा आपका न्यूक्लियस पल्पोसिस, वो स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेशर करता है. अब ये प्रेशर जब स्पाइनल कॉर्ड पे पड़ता है तो स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेशर पड़ेगा तो वहाँ की नर्व्स फाइबर्स जो होंगे उस पर प्रेशर कॉज करता है. तो देर इज़ नॉट ओनली अ स्लिप डिस्क, ना केवल ये स्लिप डिस्क ही कॉज करता है, इसके साथ साथ सीवियर पेन भी कॉज करता है. डेट इज़ द रीज़न फॉर द नर्व रूट कंप्रेशन एज वेल एज द अदर प्रॉब्लम्स. नाउ स्लिप डिस्क जो होता है कैन आल्सो द रीज़न फॉर द सीवियर लो बैक पेन. मोस्ट ऑफ केसेस से होते हैं इन द वर्ल्ड वाइड कंडीशंस में देखा जाए तो 60 to 70% केसेस इज दैट द कंडीशन ऑफ द प्रोलैप्स इंटरवर्टिबल डिस्क इज द मोस्ट कॉमन फॉर द सीवियर लो बैक पेन. तो नाउ द डिस्क प्रेस, अगर डिस्क में नर्व रूट प्रेस हो रहा है तो पेशेंट को जो पेन होगा there is the symptoms is due to the legs or the cervical is maybe involvement, so there is the pain or radiation into the shoulder and arms. So that's the diagram of prolapse intervertebral like disc. What is the exact pathology of the prolapse intervertebral disc? पैथोलॉजी जो होती है वो कंप्लीट होती है हमारी स्टेजेस वाइज में. तो लाइक द फर्स्ट स्टेज डेट वन इज द न्यूक्लियस डीजनरेशन. न्यूक्लियस डीजनरेशन में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली जो स्टेजेस होती है वो हमारा एनुलस फाइब्रोसिस जो होता है. एनुलस फाइब्रोसिस में अगर डीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है तो दिस इज स्टेट कॉल्ड द न्यूक्लियस डीजनरेशन या लाइक न्यूक्लियस डीजनरेशन या फिर डीजनरेटेड एनुलस. द सेकेंड स्टेज नाउ कमिंग, जब आपका न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाएगा, डीजनरेशन हो जाएगा तो फिर वो एक कंटिन्यूसली प्रेशर पुट अप करेगा. एक लोकलाइज पेशेंट को पेन शुरू हो जाएगा लाइक लंबर रीजन में. अगर लंबर का प्रोलैप्स हो रहा है तो लंबर में हो जाएगा. देयर इज़ द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर द L4 एंड L5 लेवल, वहाँ पेशेंट को पेन कॉज हो जाएगा. तो सेकेंड स्टेज आपकी स्टेज ऑफ प्रोट्रूजन. जब आपका एनुलस न्यूक्लियस पल्पोसिस में डीजनरेशन स्टार्ट हो जाएगा तो वो अपनी जगह से डिस्प्लेस होगा, अपनी लोकेशन को छोड़ के प्रोट्रूड करेगा आइदर पोस्टीरियर साइड और आइदर द एंटीरियर साइड. तो अगर देयर इज़ द मोस्ट कॉमन लोकेशन इट पुट अप प्रेशर ऑन द पोस्टीरियर साइड. तो अगर ये पोस्टीरियर साइड को अपनी जगह को छोड़ेगा, प्रोट्रूजन का मतलब होता है अपनी जगह को छोड़ना, प्रोट्रूड करना, ये प्रेशर पुट अप करेगा आपके एनुलस फाइब्रोसिस में. नाउ द थर्ड स्टेज इज कॉल्ड ऑफ द एक्सट्रूजन. अब
क्या हुआ सेकंड स्टेज में कि जो आपका न्यूक्लियस पल्पोसिस था उसने प्रेशर को पुटअप किया, एनुलस फाइब्रोसिस को ब्रेक किया, एंड द थर्ड स्टेज इज कॉल्ड है एनुलस फाइब्रोसिस ब्रेक ऑलरेडी हो चुका होता है। जब आपका एनुलस फाइब्रोसिस ब्रेक हो जाता है तो इट में प्रेशर ऑन द पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। ऑलरेडी सेकेंड स्टेज में जो है आपका न्यूक्लियस जो है अपनी जगह को छोड़ चुका है। जब छोड़ चुका है जगह को तो वो प्रेशर पुट कर रहा है और एनुलस फाइब्रोसिस ब्रेक हो रहा है। ब्रेक होकर वो प्रेशर को पुटअप कर रहा है, एक्सट्रूड कर रहा है बाहर के लिए जो न्यूक्लियस है। तो दिस इज कॉल्ड ऑफ द स्टेज ऑफ एक्सट्रूजन या फिर स्टेज ऑफ एक्सट्रूडेड डिस्क। नाउ द फाइनल और द सीवियर स्टेट like the nucleus pulposus is already break on the third stage of the annulus fibrosis and pressure on the posterior longitudinal ligament, and at the last stage the nucleus is displaced also, and another part of the it will be a break on the annulus fibrosis, and the last stage it also the pressure cannot survive the patient on the break on the posterior longitudinal ligament is also, that is the last stage of the sequestrated disc, or that is stage of the sequestrated. There is the no contact of the vertebra, and it may be a partial the partial prolapse intervertebral disc already present here, and that and this is the stage of the severe stage. Now अनदर लाइक द साइन एंड सिम्टम्स। क्या साइन एंड सिम्टम्स प्रोलैप्स इंट्रावर्टिब्रल के केसेस में हमें देखने को मिलते हैं? तो फर्स्ट टाइम कि हम आर्म्स और लेग में पेन होता है। इफ़ यू द हर्निएटेड डिस्क, अगर डिस्क हर्निएटेड हो रही है इन द लोअर बैक में, बिसाइड पेन इन योर लोअर बैक में पेन मिलेगा, एंड यू विल टिपिकली फील इन द पेन इन योर बटक एंड द थाई काफ। यू माइट हैव टू अ पेन in part of the foot as well. I'll explain. अगर herniated disc हुआ है लोअर बैक में तो पेशेंट को पेन जो है लोअर बैक में रहेगा, बटक में रहेगा, काफ मसल्स में रहेगा, as well as to the patient pain feel on the foot well also. There is the reason for the nerve root compression. अगर पेशेंट का हर्निएटेड डिस्क हो रहा है, डिस्क हर्निएटेड होता है तो जो एनुलस फाइब्रोसिस होता है वो प्रेशर को एक्साइटेड करता है स्पाइनल नर्व्स पे जाके। लाइक अगर हमारी लंबर अगर प्रोलैप्स डिस्क जो है अगर L4 L5 की रीजन पे हो रही है, कॉमन लोकेशन है, मोस्ट ऑफ दम केसेस होते हैं वो यही होते हैं। तो यहाँ से जो पास आउट होती है लाइक सियाटिक नर्व्स पे अगर ये प्रेशर पुटअप करती है तो सियाटिक नर्व्स का जो रेडिएशन होता है, जो सप्लाई होती है वो आपके नीचे तक होती है उसकी ब्रांचेस की, तो फिर पेशेंट को बटक्स, थाई और काफ, हैमस्ट्रिंग इनसे पेन होता हुआ फुट तक जाता है। फॉर द हर्निएटेड डिस्क इन द नेक। अब द अनदर पॉइंट लाइक सर्वाइकल, अगर हर्निएटेड डिस्क जो है नेक में हुआ है तो टिपिकली फील in the most pain of your shoulder, arms, and the spine must have to shoot in your arms or the leg when you cough, sneeze, move a certain position. Pain is often described as sharp and burning. अब अगर प्रोलैप्स डिस्क जो है सर्वाइकल रीजन पे हो रही है तो सर्वाइकल में प्रॉब्लम होगी, सर्वाइकल में शोल्डर में पेन होगा, एज वेल एज द आर्म्स में रेडिएटिंग पेन होगा। और ये पेन कब ज़्यादा आपको इंक्रीज़ होता है या फिर इसका जो फैक्टर्स होता है इंक्रीजिंग फैक्टर, जब पेशेंट कफिंग करता है या स्नीजिंग करता है या मूविंग करता है अपनी सर्टेन पोजिशंस में, तो पेशेंट को पेन लाइक की जो कंप्लेंट रहती है वो शार्प, बर्निंग एंड रेडिएशन पेन की कंप्लेंट रहती है। नाउ अनदर सिम्टम नंबनेस एंड द टिंगलिंग सेंसेशन। नंबनेस और टिंगलिंग सेंसेशन में क्या है, द पीपल हु हैव अ हर्निएटेड डिस्क, अगर कोई भी व्यक्ति हर्निएटेड डिस्क का पेशेंट है या पर्सन्स है, ऑफन हैव टू द रेडिएटिंग नंबनेस और द टिंगलिंग इन द बॉडी पार्ट्स एंड सर्व्ड बाय द अफेक्टेड नर्व्स। लाइक अगर हर्निएटेड डिस्क है किसी पर्सन्स की तो जो पेन होगा वो रेडिएटिंग पेन होता है या रेडिएटिंग नंबनेस होती है, बिकॉज द रीज़न इज
अगर उस एरिया की जो नर्व सप्लाई है अगर वो लॉस हो जाती है या इम्पीजमेंट हो जाती है या फिर उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आने लगता है नम उसकी सप्लाई में, तो वहाँ पे पेशेंट को नंबनेस फील होने लगती है और टिंगलिंग सेंसेशन फील होता है, टिंगलिंग लाइक सेंसेशन फील होगा जो अफेक्टेड नर्व रूट है उसमें। तो ये सिम्टम्स मोस्ट कॉमन है हर्निएटेड डिस्क में देखने के लिए। नाउ एंडर पॉइंट द वीकनेस, मसल्स जो होती हैं वो सर्व्ड करती हैं बाई अफेक्टेड ऑफ द नर्व्स टेंड टू अ वीकन एंड दिस कॉन कॉज टू द स्टम्बल और अफेक्ट एबिलिटी टू लिफ्ट ऑफ द होल्ड आइटम। वीकनेस की बात करें तो इसमें मसल्स की वीकनेस होती है। द रीज़न ऑफ मसल्स वीकनेस कि अगर पेशेंट को सपोज लाइक रेडिएशन पेन आपके L4 L5 पे है और राइट साइड में अफेक्टेड है पेशेंट को, जो रेडिएशन पेन है वो अफेक्टेड लेग्स आपका राइट है, बटक्स काफ थाई, तो पेशेंट की जो बॉडी पोजीशंस होती है वो अनअफेक्टेड साइड पर शिफ्ट हो जाती है। तो उसकी जो मसल्स होती है, जो मैन मसल्स होती है, उनके एक्शन को पेशेंट कम कर देता है और एक्सेसरी मसल्स के एक्शन को अडेप्ट कर लेता है, अपनी बॉडी का पोस्चर उस सिचुएशन में या उस कंडीशन में चेंज कर लेता है जिधर पेशेंट को कंफर्ट फील होता है। तो जो पेशेंट की जो वर्किंग मसल्स होती है वो वर्किंग पोजीशन में नहीं रहती है, तो जब कोई भी मसल्स अपनी वर्किंग पोजीशन में नहीं रहती है, अपना एक्शन लॉस कर देती है, तो मसल्स में वीकनेस देखने को मिलती है। तो देयर इज द रीजन फॉर द मसल वीकनेस। नाउ डायग्नोसिस में क्लिनिकल एग्जामिनेशन जब करेंगे तो पॉस्चर पेशेंट का जो है वो चेंज मिलेगा। अगर प्रोलैप्स इंटरवर्टिबल डिस्क का केसेस है लाइक लंबर का और फिर सर्वाइकल, लंबर का पोस्चर अलग होगा। अगर सर्वाइकल की प्रॉब्लम है पेशेंट को तो इट में बी ए डिफरेंट पोस्चर फॉर द सर्वाइकल प्रोलैप्स इंटरवर्टिबल डिस्क। आप पेशेंट विद प्रोलैप्स इंटरवर्टिबल, अगर किसी को PIBD की प्रॉब्लम है किसी पेशेंट को, तो वो स्टेंट जब होगा वो रिजिड एंड फ्लैटेंड होगा लोअर बैक से एंड एंटायर अपने ट्रंक को शिफ्टेड करेगा फॉरवर्ड अपनी हिप पे, और ट्रंक में भी लिफ्टेड ऑन अ वन साइड, अपनी ट्रंक को एक साइड करेगा and the tilt become a worsen and the bending for forward. Now SLR पेशेंट का पॉजिटिव होगा अगर नर्व कंप्रेशन हो रहा होगा तो SLR में पेशेंट को हम बोलते हैं कि पेशेंट को सुपाइन लाइन में लिटा लेते हैं। सुपाइन पोजीशन में लिटाने के बाद उसके लेग्स होता है उसको हिप को एक्सटेंड रखते हैं नी को और बाकी उसको बोलते हैं कि अपने लेग्स के लिए फ्लैक्स करने के लिए उठाने के लिए बोलते हैं। तो पेशेंट को बियॉन्ड द 30 to 40 डिग्री पेशेंट को सीवियर पेन होने लगता है। इट में बी प्रेजेंट ऑफ द नर्व रूट कंप्रेशन। अगर नर्व रूट कंप्रेशन है तो ये है एक टेस्ट, स्ट्रेट लेग रेस या SLR टेस्ट पॉजिटिव रहता है ऐसे केसेस। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में इट इज़ डन टू इवेलुएट द मसल वीकनेस। एक तो मसल वीकनेस है कि मसल्स अपना वर्किंग पोजीशन में नहीं रहती हैं, वर्किंग में नहीं रहती हैं तो अपने एक्शन को रिड्यूस कर देती है। दूसरा रिड्यूस रिफ्लैक्सेस इन द एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अफेक्टेड नर्व। नाउ रिफ्लैक्स डिमिनिश हो जाते हैं। इसका रीज़न ये है कि जिस एरिया का लाइक अगर नर्व रूट कंप्रेशन आपका हर्निएटेड डिस्क और नर्व रूट कंप्रेशन आपका लंबर रीजन का है तो लंबर में सियाटिक नर्व सप्लाई करती है हमारे नीचे तक। तो जो सियाटिक नर्व्स की जो सप्लाई है उसकी जो ब्रांचेस की सप्लाई है अगर वो ऑब्स्ट्रक्टेड होती है उसकी सप्लाई रिड्यूस होती है तो वहाँ के जो लाइक आपका टेंडोएक्लिस रिफ्लैक्स है एंकल का देयर इज ऑल्सो भी डिमिनिश्ड। ये डिमिनिश्ड देखने को मिलेगा क्योंकि इधर में जो आपकी काफ मसल्स हैं एज वेल एज द एंकल्स जो आपकी सोल की मसल्स हैं वहाँ को सप्लाई जो करती है जो नर्व सप्लाई करती है वो आपकी रिड्यूस हो जाएगी। उसका जो सर्कुलेशन है या उसका जो नर्व्स का जो वर्किंग है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो एक तो ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपके जो रिफ्लैक्सेस हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे अफेक्टेड साइड ऑफ द नर्व्स। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए आप पहले तो आप स्पेशल टेस्ट की लाइक SLR टेस्ट करेंगे और डेटा अगर इट में भी प्रेजेंट ऑन द पेशेंट में कंप्लेंट ऑन द पेन ऑफ द बटक तो द स्पेशल टेस्ट में भी कंडक्टेड ऑन द फेवर टेस्ट and if the patient is complained for the pain of inguinal ligament it will be present the test is performed for the inguinal test
तो ये टेस्ट है आपकी क्लिनिकल एग्जामिनेशन। नाउ द मेन एग्जामिनेशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन टेस्ट MRI there is a 3D dimensional or the clear image. It may be a very clearly visible from the soft tissue structure as the clearly what is the reason and what is the exact problem. Now the CT scan. CT स्कैन में क्या होता है, नॉर्मली जो पोस्टीरियर बॉर्डर होता है PIBD का, प्रोलैप्स इंटरवर्टिबल डिस्क का, वो आपको फ्लैट और कॉन्वेक्स दिखाई देता है। हर्निएटेड डिस्क का जो मटेरियल होता है वो आपको एक प्रेसिंग लाइक दिखाई देगा, प्रेसिंग अपॉन द नर्व सूट। तो ये एक CT स्कैन से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ पेशेंट को PIBD की प्रॉब्लम है। ना प्लेन एक्सरे, प्लेन एक्सरे में यूजुअली कैन नॉट बी डिटेक्ट चेंजेस इन द रिसेंट प्रोलैप्स। अगर किसी को माइनर या फिर पार्शियल प्रोलैप्स इंटरवर्टिबल डिस्क की प्रॉब्लम है या द रिसेंट प्रॉब्लम हो रही है, तो इट कैन नॉट डिटेक्ट फॉर द प्लेन एक्सरे बिकॉज इन द इनिशियल स्टेज में द एक्सरेज कैन नॉट बी प्रेजेंटेड ऑन द appear into the disc prolapse cases is properly because what can be used to the detect bony changes prolonged disc. प्लेन एक्सरे में क्या रहता है कि अगर पेशेंट को प्रोलैप्स इंटरवर्टिबल डिस्क जो है वो रिसेंट हुई है तो उसमें कोई बोनी चेंजेस हमें नहीं मिलता है जब तक। और एक्सरेज जो शो करता है वो आपको बोनी में अगर बोनी प्रोमिनेंट या फिर बोन में कोई प्रॉब्लम है तो उस चीज़ को अपेयर कराता है। अगर PIBD का केसेस जो है वो प्रोलॉन्ग केसेस है, काफ़ी पुराना है या उसमें बोनी चेंजेस भी प्रेजेंट हैं, तो डिस्क प्रोलैप्स केसेस में टू रूल आउट ऑफ द इन केस ऑफ द पेन और इन सब से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। बट देयर इज़ अ नॉट एग्जैक्ट इन्वेस्टिगेटिंग और द एग्जैक्ट प्रॉब्लम अपीयर इन टू द प्लेन एक्सरे। नाउ माइलोग्राफी, इस टेस्ट में क्या होता है, एक डाई से इंट्रोड्यूस करते हैं हम स्पाइनल कैनाल के लिए और ये बहुत रेयर यूज़ किया जाता है। अब ऐसा रेयर केसेस में इसको यूज़ करते हैं बट इट इज़ स्टिल टू द अदर टेस्टेड लाइक जैसे CT स्कैन होता है, MRI होता है, उसी की तरह होता है। अगर CT MRI कहीं अवेलेबल नहीं है तो हम माइलोग्राफी जो होता है वो पेशेंट से बोलते हैं कि माइलोग्राफी करा लो, तो उससे भी पता जो है लग जाता है। पर देयर इज़ द रेयर केसेस वेयर मोस्ट इन्वेस्टिगेटिंग केसेस फॉर द MRI एट द CT स्कैन ऑल्सो। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमाइलोग्राफी। इलेक्ट्रोमायोग्राफी EMG, इस टेस्ट से हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को चेक करते हैं जो मसल्स होती हैं। लाइक कोई भी मसल्स अगर आपकी लंबर है या सर्वाइकल रीजन की वीक हो रही है तो वहाँ पे जो EMG टेस्ट कराया जाता है, EMG से हमको ये पता चल जाता है कि ये मसल्स वीक हो रही है। अब ये मसल्स वीक हो रही है तो इसका क्या रीज़न है वीक होने का, या पेशेंट जो अगर ये मसल्स वीकनेस में जा रही है, वास्टिंग में जा रही है, या फिर इसमें मसल्स में जो टोनिसिटी है मसल्स की वो कमती जा रही है, तो क्या रीज़न है। तो इट में भी ऑन द MRI क्लियर अपीयर इनटू द रीज़न ऑफ इलेक्ट्रो EMG। तो इसमें मसल्स की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ है EMG में, इलेक्ट्रोमायोग्राफी में, उसको चेक करते हैं। लोकलाइज जो अफेक्टेड नर्व्स होती हैं उसके अराउंड वहाँ से। नाउ देयर इज द शो ऑन द एक्सरे एंड MRI of lumbar prolapse intervertebral disc, that's it. They appear like this is for the MRI, this is for the X-ray. Now the treatment consists of the like conservative treatment or the operative treatment, and there is the very important for the physiotherapy management. Now it will be discussed about the one by one. Like first of the conservative treatment. कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में द पेशेंट एडवाइज टू रेस्ट ऑन द हार्ड बेड। अगर किसी को PIBD की प्रॉब्लम है तो पेशेंट को हम रिकमेंडेड करते हैं 2 से 3 बेड पेशेंट को हार्डली रेस्ट के लिए बोला जाता है। एंड पेन को कम करने के लिए इट विल प्रिस्क्राइब द पेन किलर अलॉन्ग विद द MR लाइक मसल रिलैक्सेशंस, मसल रिलैक्सेंट तो रिलीफ आपके मस्कुलर स्पाज्म और पेन में रिलीफ करते हैं। एंड द फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में देयर it will be provided on the fragmentation, hot fermentation like the heating pad है, हाइड्रोकोलेटल पैड्स जो होते हैं वो, और gentle arching exercise in the initial stage पे the patient complaint a severe back pain, they cannot be
prescribe on the heavy exercise, or that the per day exercise cannot be prescribed. The patient who cannot be respond to the initial conservative treatment is considered for the surgery. अगर it will be prescribed on the painkiller or the hot augmentation in physiotherapy, but there is no relief, the patient is will be referred on the like surgeon. So the operative treatment, the procedure such as the fenestration of operation like laminectomy. Laminectomy, that is the vertebrae of the lumbar, and each and every vertebrae, one part is the lamina. लेमिना को जब कट करके निकालते हैं, लेमिना को कट कर देते हैं, तो दिस सर्जरी इज नोन एज द लैमिनेक्टोमी. तो लैमिनेक्टोमी का पर्पस क्या रहता है किसी भी सर्जन का, कि जो आपकी हर्निएटेड डिस्क है, जो आपकी स्पाइनल नर्व्स को कंप्रेस कर रही है, अगर वहाँ से थोड़ा सा उसमें स्पेस दे दिया जाए, लेमिना को कट करके वहाँ स्पेस मिल जाता है, तो जो कंप्रेशन होता है नर्व का वो वहाँ रिड्यूस हो जाता है या कम हो जाता है, उसकी वजह से पेशेंट को है. दूसरा हेमी लैमिनेक्टोमी. अगर हम हाफ लेमिना को काट रहे हैं, कट करके निकाल रहे हैं वर्टिब्रा से, स्पाइनल लंबर वर्टिब्रा से, तो दिस इज कॉल्ड द हेमी लैमिनेक्टोमी. दूसरा है डिसेक्टोमी या फिर डाइसेक्टोमी. डाइसेक्टोमी का देयर इज़ अ मीनिंग फॉर द जो डैमेज पार्ट है वर्टिब्रास में, जो आपको प्रॉब्लम्स कॉज कर रहा है, जो जिसकी वजह से नब्रूट कंप्रेशन हो रहा है वहाँ पे, अगर डैमेज पार्ट्स को कट करके वहाँ से उसको निकाल दिया जाए, तो दिस इज़ कॉल्ड द डाइसेक्टोमी. दिस इज़ द कॉमन सर्जिकल प्रोसीजर फॉर द लोअर बैक पेन और दैट द प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क. नाउ द लंबर फ्यूजन इज फाइन. दिस इज़ आल्सो प्रिस्क्रिप्शन फॉर द लंबर फ्यूजन. इसमें जो रीजन होता है लंबर का, उसको टोटली जो जॉइंट्स होते हैं, लाइक अगर L4 L5 पे प्रॉब्लम हो रही है तो उस जॉइंट्स को फ्यूज़ कर देते हैं, तो ये लंबर फ्यूजन रहता है. नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट. द फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट, द फर्स्ट ऑफ ऑल एवरी फिजियोथेरेपी टू सेट द गोल और द एम ऑफ द ट्रीटमेंट इन योर द protocol side. The first aim of the every physiotherapist to relieve of the pain of the patient, and then the promote of the muscle relaxation. Another goal for the relief of the inflammation and the pressure against the sensitive or the neurologic structure, and another to educate of the patient for the prevention of that type of conditions. First of all, according to the exercise, there is according to the orthopedic surgical national council, the first prone extension on elbow, prone pressure, stand extending, standing sideline standing, breathing exercise, prone on leg exercise. Another exercise will do the isometric exercise. तो ये एक कॉमन प्रोसीजर है, एक्सरसाइज के नाम्स हैं. इनको भी हम जब पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, तो देयर इज अ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सेट ऑन द इनिशियल स्टेज, मॉडरेट स्टेज और द सीवियर स्टेज में. तो अगर पेशेंट आपके पास, आप ग्रेड 1 में एक्सरसाइजेस में इंक्लूड करोगे, लाइक पेशेंट आपके पास अगर आया, तो अगर पेशेंट कंप्लेन कर रहा है सीवियर बैक पेन की, तो इट मे बी प्रिस्क्रिप्शन ऑन द फर्स्ट ऑफ कॉल. देयर इज नॉट एडवाइस फॉर द एक्सरसाइज और द हैवी एक्सरसाइज. इट मे बी प्रोड्यूस ऑन द ग्रेड फर्स्ट एक्सरसाइज. ग्रेड फर्स्ट एक्सरसाइज में आपका आता है लाइक प्रोन ऑन एल्बो, स्लाइड ब्रीजिंग एक्सरसाइज, और डेट द hip pelvic rolling, that type, or the prone press up exercise या फिर prone extension exercise enough, grade 1 exercise में. And it may be recommended for the electrotherapy is also. Now and the grade 2 exercise like push up exercise or the back extension exercise, another exercise is also included. So there is the टर्म्स कंडीशन सेट एंड सेट, सो एंड सो. जैसे जैसे पेशेंट की
कंडीशंस में इंक्रीजमेंट होता जाता है, उस हिसाब से एक्सरसाइज प्रोटोकॉल को हम बढ़ाते हैं। इनिशियल स्टेज में हम ग्रेड फर्स्ट की एक्सरसाइज देते हैं, फिर द पेशेंट को रिलीफ मिलता है, फिर ग्रेड सेकंड की एक्सरसाइज देते हैं, देन और रिलीफ मिलता है पेशेंट को, हम ग्रेड थर्ड की एक्सरसाइज कराते हैं, देन हम स्ट्रेंथनिंग मसल्स ये सब साथ में लेके चलते हैं ग्रेड सेकंड के बाद। तो दिस इज़ अ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉर एवरी पेशेंट। नाउ मॉडलिटीज़ और द कौन सी हम यूज़ कर सकते हैं जब पेशेंट को स्पाज़्म है और डेट ऑफ पेन है। तो क्रायोथेरेपी, अगर इनिशियल कंडीशन से पेशेंट को पेन स्टार्ट रिसेंट में अगर आपके पास आया है तो क्रायोथेरेपी देयर इज़ अ मच बेटर reduce for the spasm the inflammation in that acute phase condition. 10th, transcutaneous electrical nerves stimulation. There is the very important prescription for the PIBD patient. Relief pain in the both acute or the chronic phases, and US for the phonoporesis increase in the extensibility or the connective tissue moist heat used in the adjacent before applying the specialized techniques to decrease muscle spasm. टेंस जो होता है वो हमारा ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व्स स्टिमुलेटर होता है। ये हमारा पेन गेट थ्योरी पे वर्क करता है। अगर कहीं भी नर्व्स रूट का कंप्रेशन हो रहा है, नर्व्स की रूट वैल्यू का अगर प्लेसमेंट करते हैं या मसल की वैल्यू पे प्लेसमेंट करते हैं, लाइक एक जहाँ मसल्स हमारी इंसर्टेड होती है, एक वो पॉइंट होता है, दूसरा पॉइंट हमारा जहाँ से मसल्स ओरिजिनेटेड होती है। तो जहाँ से मसल्स आपकी पहले ओरिजिनेट हो रही है और जहाँ इंसर्टेड हो रही है, अगर वहाँ पे इलेक्ट्रोड्स का प्लेसमेंट करते हैं देयर फॉर द मोस्ट इफेक्टिव। ऐसे ही नर्व्स रूट वैल्यू होती है, तो उसमें क्या रहता है, जहाँ से नर्व्स आपकी कंप्रेस हो रही है और जहाँ तक आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम्स यहाँ तक है, तो वहाँ पे हम इलेक्ट्रोड्स का प्लेसमेंट करते हैं। प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स इट विल बी डिफरेंट फॉर द कंडीशंस फॉर ईच एंड एवरी प्रॉब्लम्स। तो ये बहुत ही इफेक्टिव रहता है एट द सेम बिफोर अप्लाइंग द स्पेशलाइज्ड टेक्निक फॉर द यूज ऑफ द मसल स्पाज़म के लिए। दूसरा SWD, शॉर्ट वेव डायथर्मी और द PWD, पल्स शॉर्ट वेव डायथर्मी इन द क्रॉनिक केसेस में। अगर पेशेंट को एक्यूट केस है, इट विल बी प्रेस्क्राइब्ड ऑन SWD फॉर द हीटिंग डीप हीटिंग। इफ द पेशेंट इज प्रेजेंट और द क्रॉनिक कंडीशन देयर इज द प्रिस्क्रिप्शन या प्रेस्क्राइब ऑन द pulse short wave diathermy या फिर PSWD. IFT is also effective. Now the soft tissue manipulation. There is the very and most of important for the reduce local muscle spasm and the induce of relaxation. Now the traction. Traction is maybe a presented and most important for relief of the nerve root compression. Beneficial, and it may be a beneficial to relief of the nerve root compression and the radiculopathy or the paresthesia in the acute phases of PIBD. Reduce the nuclear protrusion by the decreasing in the pressure on the disc or by the placing tension on the posterior longitudinal ligament. ट्रैक्शन का क्या रहता है, अगर पेशेंट को नर्व रूट कंप्रेशन हो रहा है तो देयर में द मोस्ट ऑफ केसेस में या फिर आई लाइक 80 to 90% केसेस में देयर इज़ द टेंस इज़ द मस्ट, बिकॉज देयर इज़ द very important to relieve the pain and the relaxation for the nerve root compression or the paresthesia in acute cases PIBD or that the chronic cases of the PIBD. So that is the very important. Thank you guys. Thank you.